Hello friends, my name is Preeti Patil Jagdane and I am presenting before you the comprehension for the UPSC CSAT prelims. Okay friends, let's have a look what is exactly comprehension skill. For comprehension skill we require reading speed. Okay, reading speed is not just about number of words read per minute. Instead it is actually the number of words read and understand per minute. मतलब आप कितने वर्ड समझ के ले रहे हो जब आप रीड कर रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली रीडिंग स्पीड. और आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए आपकी रीडिंग स्पीड पे वर्क करना बहुत जरूरी है. ओके, अब व्हाट इज द स्पीड रीडिंग टिप्स. अब स्पीड रीडिंग टिप्स के बारे में पूछेंगे. द फर्स्ट टिप इज रिलेटेड टू स्पीड रीडिंग इज अ विजुअल रीडिंग. इंस्टेड ऑफ वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, इमेजिन और विजुअलाइज द पैसेज. आपको वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करने से अच्छा आप उस पैसेज को विजुअलाइज करो. अवॉइड री रीडिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड फिल्टरिंग द जंक सेंटेंसेस. इससे आप स्पीड रीडिंग कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, अब जब आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मतलब जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, एट दैट टाइम व्हाट आर द टिप्स टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट टिप is no assumption before reading the topic. While you are reading on any topic, at that time don't assume anything before reading. Okay, means if you are reading something else and you are assuming something else, it means it leads to conflict between your idea, your thought process and other thought process. Okay, should not link your background knowledge. Okay, what author is telling in that passage, limit your knowledge to that extent. Don't relate your knowledge, your background knowledge to that passage. Okay, selection of the passages based on the subject or familiarity of the topic. Which subject you like most, like science, economy. The passage subject is various, like economics, passage related to economics. If you are not comfortable in economics, don't choose first economic. If you are comfortable in politics subject, then choose the passage related to polity. Okay, the selection of the passage is based on the subject or the familiarity of the topic. मतलब वो टॉपिक किसके रिलेटेड है वो भी. अगर आपको सपोज ट्रिपल तलाक का इशू पे पैसेज आया है, ये टॉपिक आपके लिए फैमिलियर है. ओके, तो चूज दैट टॉपिक, चूज दैट सब्जेक्ट. ओके, सपोज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बेसिस पे सब्जेक्ट पे टॉपिक पे बोला है ऑथर ने रीड करना है पैसेज, तो वो भी आपको टॉपिक फैमिलियर है. सपोज एक टॉपिक कोरोना वायरस के रिलेटेड आ गया, वो भी आपको फैमिलियर है. तो सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्शन पैसेज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड फैमिलियर टॉपिक. अगर एक टॉपिक सपोज डीएनए के बारे में है जो आपको पसंद नहीं है सब्जेक्ट, और यू डोंट नीड मतलब आपको ये पता नहीं है उसकी माइन्यूट डिटेल के बारे में, ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं है, तो वो पैसेज पहले आप नहीं सॉल्व करेंगे. जिसकी फैमिलियरिटी है, जो पैसेज आपको पता है मतलब सब्जेक्ट, तो वो पहले लेंगे. टेक क्विक ओवरव्यू ऑफ द पैसेज एंड द क्वेश्चन. मतलब पैसेज सॉल्व करते समय एक पैसेज का रिव्यू लो और क्वेश्चन का रिव्यू लो. ओके, selection of the language you are comfortable in passage. Focus on the keyword of the passage. आपको जो लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल है इन यूपीएससी, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो आप हिंदी चूज करो. आप कंफर्टेबल इंग्लिश में हो तो इंग्लिश चूज करो. उसका लैंग्वेज में जो कंफर्टेबल हो वो चूज करो. फोकस ऑन कीवर्ड्स ऑफ द पैसेज, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. अब मैं आपको जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे कि कीवर्ड्स को कैसे फोकस करना है. अगर आप कीवर्ड्स को फोकस करेंगे तो इजीली आप पैसेज सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब वाइल्ड रीडिंग पैसेज आपको क्या क्या मतलब क्या क्या ध्यान रखना है. ओके, वाइल्ड रीडिंग पैसेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज. अब ये कैसे हमको पता चलेगा. आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज मीन्स अगर ऑथर सपोज ऑथर की टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, मतलब ऑथर एक टोन में आपसे बात कर रहा है. ओके, मतलब आप अगर आपको आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपका फ्रेंड का टोन आपसे क्या होगा, और आपके एनिमी से आप बात कर रहे हो तो आपका एनिमी का टोन आपके बारे में क्या होगा. समझ में आया. मतलब एक टोन जो हम बोलते हैं ना, ऑथर जब लिखता है, हर एक राइटर का एक टोन होता है हर एक सब्जेक्ट के बारे में. सपोज ऑथर का कोरोना वायरस के बारे में लिख रहा है तो ऑथर का टोन न्यूट्रल रहेगा, कोरोना वायरस ऐसा है वैसा है वगैरह. ठीक है, अगर ऑथर गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका टोन निगेटिव रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज ऊपर. ओके, सपोज एक
एक ऑथर गवर्नमेंट पॉलिसीज की तारीफ कर रहा है, सब जल जीवन मिशन की तारीफ कर रहा है, कि आपकी एलपीजी स्कीम के बारे में तारीफ कर रहा है, उसका टोन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब आपको उसका टोन अगर आपने जान लिया वाइल रीडिंग द पैसेज, आपको राइटर का टोन पता चल गया कि सब्जेक्ट के बारे में ऑथर्स टोन इज पॉजिटिव, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, कि अगर ऑप्शंस में उसका कुछ निगेटिव आपको बताया कि ऐसा बोला है कि ऑथर ने, तो उसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। फाइन, मतलब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टोन कितना है पैसेज का आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, मतलब आपको पैसेज रीड करते समय आपको पर्पस क्या है उसका, हर एक राइटर का कौन सा भी सब्जेक्ट और कौन सा भी राइटिंग करने के पहले एक पर्पस रहता है, उसको आपको समझ लेना है। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ द पैसेज, अब स्टाइल ऑफ द पैसेज क्या है, नैरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है, या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, वो स्टाइल ऑफ द पैसेज आपको समझ के लेना है। रीडिंग स्पीड विथ रिटेंशन एबिलिटी, आपको कैसे पता चलेगा, आपको जो पैसेज आप जाते हो क्वेश्चन के ऊपर एक बार पैसेज रीड करके, तो आपकी रिटेंशन एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब आपको बैक ऑफ द माइंड में वो पैसेज भी आपको ध्यान में रखना है। फाइन, इलिमिनेशन ऑफ द रॉन्ग आंसर्स, ये तो आपको होना ही चाहिए कि इलिमिनेशन ऑफ द रॉन्ग आंसर्स आपको करते आने चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक्स क्या है क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब कॉम्प्रिहेंशन जब हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट द की आइडिया। Certain key idea depend upon its passage flow is based on the key sentence need to be detected while first reading the passage। मतलब आप की आइडिया को डिटेक्ट करना है और उसके इर्द गिर्द ही पैसेज घूमता है। फाइन, समराइज द पैराग्राफ, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल आइडिया ऑफ द पैसेज, और 10 to 20 वर्ड्स में एक समरी लिखो, पैसेज के ऐसा ऐसा बोला है, मतलब माइंड में। ओके, समराइज द पैसेज, और पहले अगर आप कॉम्प्रिहेंशन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप 10 to 20 वर्ड्स अपने खुद के वर्ड्स में भी समराइज कर सकते। While reading the passage, ask question to yourself to get it clear idea about the passage। मतलब खुद को क्वेश्चन पूछो, ऐसा ही बोला है ना ऑथर ने, ऐसा ही बोला ना ऑथर ने। इससे क्या होता है, आपकी रिटेंशन एबिलिटी जो है while reading the passage वो ज्यादा बेहतर होती है। फाइन, इम्प्रूविंग रिटेंशन while doing RC। अब आपको पता है कि हमने पैसेज रीड किया है, लेकिन हमको ध्यान में ही नहीं रह रहा है एक्चुअली कैसे रिटेन करना है। The best way to retention of the passage is identify the central theme of the passage। मतलब ये थीम क्या है, उसका क्रक्स क्या है पैसेज का, वो पहले पहचानो। Analyze the passage based on that everything that is mentioned in the passage this is acting aid to retention process। मतलब आपने अगर सेंट्रल थीम को पहचान दिया और उसके ऊपर पैसेज को एनालाइज किया, तो आपको रिटेंशन प्रोसेस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। फाइन, अब देखो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज का एग्जांपल लिया है। अब एग्जांपल में मैंने क्या दिया है, जॉबलेस ग्रोथ, यू कैन डू एनालाइज रिलेटेड टू इट, व्हाई इट इज सो, व्हाट इज प्रोज कॉन्स रिलेटेड टू इट। सपोज जॉबलेस ग्रोथ एक टॉपिक है, जॉबलेस ग्रोथ एक सेंट्रल थीम है, सपोज आपने क्रक्स पकड़ लिया, तो उसके ऑफर क्या क्या बोल सकते हैं कि वाई ये क्यों हो रहा है इंडिया में, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, व्हाट आर द प्रोज कॉन्स रिलेटेड अदर डायमेंशन से वो फुलफिल करेगा पैसेज। लेकिन क्रक्स क्या है उसका, जॉबलेस ग्रोथ, उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है पैसेज। ओके, मेंटल नोट्स इज आल्सो यूजफुल फॉर रिटेंशन। ओके, अब हम क्वेश्चंस कैटेगरी देखेंगे कि कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमको यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड। अब यूपीएससी में आता है कि सेंट्रल आइडिया, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया, मेन थीम ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज, ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स आपको दिए जाते हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के, एट दैट टाइम विल सी एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड्स दिए जाते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है, क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, ये हमको दिया जाता है। दिस क्वेश्चन टेस्ट द एबिलिटी टू एनालाइज द टेक्स्ट, हाउ वेल यू अंडरस्टूड एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पैसेज। मतलब ये क्वेश्चन हमको क्या टेस्ट करते हैं हमसे, कि आपने किस बेहतर तरीके से पैसेज को अंडरस्टैंड किया है। ओके, The answer to such question usually lie in the introduction or concluding paragraph of the passage। अब ट्रिक है ये कि सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल आइडिया है और मेन थीम है, उसका जनरली ऐसा होता है, मतलब 90% बोल सकते हैं, 10% कैन नॉट प्रिडिक्ट। इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उसका आंसर छुपा होता है। क्विक रीड फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विथ आइडिया ऑफ मेन थीम। मतलब मेन थीम और उसकी जो सेंट्रल
सेंट्रल आइडिया है उसका इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ में ही मोस्ट प्रोबेबली आंसर होता है। फाइन, अभी हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं टेक्निक को। फाइन, अब देखो एग्जाम्पल दिया है, कर्मा इज अ concept of action or deed in the Indian religion understood as that which causes entire cycle of cause and effect described in Hindu, Jain and Buddhist philosophy. Through law of karma, the effects of all deed actively create past, present, future experience. The result of action are called karma phala. Karma extend to one present life or all past and future lives as well. अब ये आपको अगर पता चला होगा कि सेंट्रल आइडिया इसकी क्या है, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है पैसेज, द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, द कंसेप्ट ऑफ कर्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है पैसेज। ओके, हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर लेंगे ना तो आप और क्लियर होगा आपको याद। ओके, अब जो सेकंड टाइप है क्वेश्चन कैटेगरी का वो हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप में हमको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड टाइप है द ऑथर ओपिनियन, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऑथर ने क्या अजम्पशन क्या है, ऑथर क्या अज्यूम कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, these questions are based on the author's point of view about the subject. The answer of the question is never explicitly mentioned in the passage. They have to be derived from the sentence. अब the author attitude और point of view के questions किस तरीके से आते हैं, assumption of the author is, और बाद में आपको ऑप्शंस आएंगे। ओके, जब क्या अज्यूम किया है, सपोज ऑथर ने एज्यूम जो किया रहता है वो पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रहता है। ओके, ये फर्स्ट है कि आपको कभी भी वो एक्सप्लिसिटली एज्यूम, मतलब क्या होता है, वो आपने आपका बैक ऑफ द माइंड में आपका बैक ऑफ द माइंड ऑथर का आपको आइडेंटिफाई करना है, और बैक ऑफ द माइंड कभी भी एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं होता है। ओके, तो भी कभी भी अजम्पशन के क्वेश्चन में हमारी जो एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, जो भी पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन है वो ऑप्शंस हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं पैसेज में। ओके, फाइन, what they test ability to judge the author's attitude or his stand on the subject by doing analysis of style, tone used in passage. मतलब हम कैसे assumption और attitude आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑथर का। मैंने जब पहले बताया था कि टोन ऑफ द जो टोन है ऑथर का, बोलने का तरीका है, कैसे सब्जेक्ट वाइज कैसे बोल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। फाइन, इसकी सॉल्विंग टेक्निक क्या होनी चाहिए assumption के क्वेश्चंस की, look for the sentence that determine the tone used by author, the writing style of the passage, also provide the clue to answer, trick that could work analyzing kind of adverbs and adjective being used by the author to describe something. अब द टोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी एडवर्ब्स और एडजेक्टिव होते हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के, वो उससे हमको पता चल जाता है कि उसकी टोन क्या है। अगर मैंने बोला कि सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, मतलब आपकी टोन कैसी है, पॉजिटिव। ओके, और मैंने बोला कि थिंग्स आर गोइंग डिस्कस्टिंग द वे, डिस्कस्टिंग क्या है, टोन क्या है, निगेटिव, मतलब जो एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं आपको टोन पता चल जाती है उससे। फाइन, अब देखो एग्जाम्पल, the interlinking of the river is one of the critical proposal put forth by the government. The critical analysis of the subject and seriousness of biodiversity and sustainable development cannot preserve due to it. Instead of that, we should approach for new variety of solution like water conservation technique or water purification plant, etc. In this passage, tone of the author critical about interlinking of the river proposal, through that we can analysis tone of the author viewpoint. मतलब आप देखो पहले सेंटेंस में दिया है कि इंटरलिंक ऑफ द रिवर वन ऑफ द क्रिटिकल प्रपोजल, ये क्रिटिकल प्रपोजल से हमको पता चल जाता है कि इसकी जो टोन है वो निगेटिव। फाइन, अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है क्वेश्चन की, वो जो एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन है, उसके एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको दिए जाते हैं, डायरेक्ट वो पैसेज में आपके आंसर्स होते हैं। Direct questions based on the data, facts or opinion that are expressly mentioned in the passage. The answers option are generally direct sentence picked up from passage. What they test, मतलब ये explicit question हमसे क्या टेस्ट करते हैं, टेस्ट टू रिटेंशन स्किल, मतलब हमारे रिटेंशन स्किल कितनी, हम कितने ध्यान में रख सकते हैं पैसेज। फाइन, question based on the explicit information should be verified by rereading of the passage or mental notes can be good option. मतलब हम सॉल्विंग टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन के लिए कि रीरीडिंग कर सकते हैं आपको अगर याद नहीं है, और मेंटल नोट से भी
याद रख सकते हैं। फाइन, जो क्वेश्चन कैटेगरी है वो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन की। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट्स और ओपिनियन मेंशन इन द पैसेज। अब जो ये इम्प्लिसिट की क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट पैसेज इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या कर रहा है ऑथर, मतलब जो भी इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन के पैसेज होते, इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है वो हमसे क्या टेस्ट करता है, व्हाट दे टेस्ट एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट put forth by the author as well as test our RC skill along with capacity to relate the author's opinion। हम किस अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी ऑथर ने आर्गुमेंट दिया है, और हमारा जो कैपेसिटी कितनी बेहतर है कि हम रिलेट कर सकते हैं ऑथर के ओपिनियन को। फाइन, सोल्विंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल आइडिया ऑफ द पैसेज विल हेल्प द आंसर द क्वेश्चन। अब पैसेज में क्या इम्प्लाई किया है, क्या हिडन इंफॉर्मेशन है, वो इसका एग्जांपल लेते हैं कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस has become a permanent feature due to failure of not only elected to find a lasting solution but also local institutions such as a community or social network which are supposedly weakening because of increasing individualization. The consequence is that the helpless farmer are increasing push to brink of committing suicide. अब ये एग्जाम्पल है, what be inferred from above passage, what we can infer from above passage। अब इसके ऑप्शंस दिए हैं कि फूड इन्फ्लेशन will keep driving farmers to the point of suicide, farmer suicide from major part of agriculture distress, local institution not have financial support, all of the above। इसका मैंने आंसर भी दिया है। अब आपको पैसेज अंडरस्टैंड करो कि इसमें एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हैज बिकेम अ परमानेंट फीचर ड्यू टू the failure not only by elected to find lasting solution but also local institution के बारे में भी दिखा है। Okay, the consequence that helpless farmer increasing push toward committing suicide। अब इसमें आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है the farmer suicide from major part of agriculture distress। जो हमने पूरा पैसेज से क्या इन्फर किया है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के बारे में बोला था और कमिटिंग सुसाइड के बारे में भी बोला था। फाइन, तो ये एक सेंटेंस हम इन्फर अच्छे से कर रहे हैं कि फार्मर सुसाइड फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्यों है, क्योंकि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन के बारे में पैसेज में बोला ही नहीं है, फूड इन्फ्लेशन के बारे में पैसेज में बोला ही नहीं है, इसलिए आंसर एक गलत हो जाता है। और लोकल इंस्टीट्यूशन नॉट हैव फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बोला है बट ये पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। फाइन, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। फाइन, तो ये इन्फ्रेंस है, मतलब हम पैसेज को अंडरस्टैंड करके उससे निकाल सकते हैं। फाइन, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस। अब ये जो है हम इन्फ्रेंस के क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी क्या है, हमारी क्वेश्चन कैटेगरी क्या है, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस मेंशन इन पैसेज। मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस को मेंशन किए रहते हैं। द क्वेश्चन विल कोट द फ्रेजेस मेंशन इन द पैसेज, expect us to correctly understand the reason behind their uses, sometimes synonyms and antonyms based on the question, which they test the understanding of the word in the context of the passage। मतलब एक वर्ड दिया जाता है, एक फ्रेज दी जाती है, और ये फ्रेज का यूजेस ये कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज में कैसे किया गया है, मतलब पैसेज में इसका यूज क्या किया है, इसका मीनिंग क्या है पैसेज वाइज, क्योंकि जो फ्रेजेस का मीनिंग है वो पैसेज वाइज चेंज होता है फ्रेंड्स। ओके, हियर आवर एम शुड बी understanding the contextual meaning of the word respect to the passage rather than sticking to dictionary meaning। मतलब आपको डिक्शनरी मीनिंग से स्टिक नहीं होके ये कंटेक्स्ट में ये पैसेज का मीनिंग, ये वर्ड का फ्रेज का मीनिंग क्या है उससे हमको रिलेट करना। फाइन, what the test, the ability to move beyond simply knowing the words and their literal meaning to understand language uses। मतलब आपको वर्ड को सिर्फ स्टिक के नहीं रहना है कि आपको एग्जैक्ट उसका लैंग्वेज में क्या मीनिंग हो रहा है, क्या यूजेस है, आपको ये समझ के लेना है। इसके लिए सॉल्विंग टेक्निक क्या है, रीड द पैसेज, emphasis on the part from where the phrase is picked up will help us correctly understand it in the context of the passage। Fine, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कि man came along like an app to take the color of land on which he happens to be, and Jew who lives in the modern times amid social and religious condition, education and material circumstances so different from those of ancient Palestine may differ very widely from the type of race we gather from history। ये passage है। फाइन, और ये जो है
व्हाट डज द ऑथर मीन बाय कैमलोन लाइक, मतलब ये जो पैसेज में कैमलोन लाइक जो है, जो फर्स्ट वर्ड है मैन ऑफ कैमलोन लाइक एप टू टेक कलर ऑफ लैंड, ये जो है इसका जो मीनिंग है ये कंटेक्स्ट में क्या है? फाइन, he uses this term to illustrate the cold-blooded modern day human. This term refers to ever-changing nature of the environment that mankind supposed to. The man like Camlon shows the true color when he faces adversity. This term is used to qualify the human tendency to adapt readily to his environment. अब देखो कि ये जो कैमलॉन है, तो अब मैन ऑफ कैमलॉन लाइक एप टू टेक कलर ऑफ लैंड हैपेंस टू बी, अब ये जो मीनिंग है ये कंटेक्स्ट में इसका आंसर जो राइट है वो डी है, क्योंकि ये कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग वही निकालता है कि ह्यूमन की टेंडेंसी क्या है कि एडॉप्ट कर सकता है नेचर। फाइन, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ये कोल्ड ब्लडेड तो नहीं है, फाइन, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब देखो, दिस टर्म रेफर्स टू एवर चेंजिंग नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बोला नहीं है, मैन के बारे में बोला है। ओके, और एडवर्सिटी के बारे में कुछ भी बोला नहीं है पैसेज में, तो ये ही इलिमिनेट हो जाता है, इसलिए आंसर हमारा डी है। फाइन, मतलब ये हमारा वर्ड जो है हमने कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग निकाला है। फाइन, अब देखो कि पैसेज स्ट्रक्चर और टेक्निक की भी क्वेश्चन कैटेगरी होती है। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज एंड लिटरेरी टेक्निक यूज्ड बाय ऑथर इन एक्सप्रेसिंग हिज आर्गुमेंट। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है, वीक आर्गुमेंट क्या है। ओके, मतलब ऑथर का ज्यादा एम्फोसिस किस पे है, कम एम्फोसिस किस पे है, मतलब आर्गुमेंट ऑथर के किसके स्ट्रॉन्ग है और वीक है। क्वेश्चन डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट आल्सो कॉलिंग इन द कैटेगरी what that test the ability to analyze the structure of the passage, identify the sentence paragraph as a hypothesis, solution, conclusion, assumption and argument. Okay, ये हमसे ये टेस्ट करवाता है। सॉल्विंग टेक्निक क्या है? रीडिंग प्रैक्टिस along with basic knowledge of the literary technique. What is strong argument described in the passage? What is assumption made by author while reading the passage? ये हम एग्जाम्पल है इसके। फाइन, अब देखो कि ये एग्जांपल लिया है कि डेमोक्रेसी हैव मेनी पिलर्स ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, नेचर, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जस्टिस एक्सेट्रा. Autocratic government cannot liberate the people on monopoly of the political, social, economic sphere, damage the freedom of justice and independence of the people. Thus, democracy provide us true modern society. अब ये जो हमने पैसेज रीड किया उसमें क्या अजम्पशन है ऑथर का? अब देखो, डेमोक्रेसी हैव मेनी पिलर्स ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये जो पिलर्स है। ओके, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट लिबरेट द पीपल। ओके, दस डेमोक्रेसी प्रोवाइड ट्रू मॉडर्न सोसाइटी, ये बोला है ट्रू मॉडर्न सोसाइटी। इससे क्या है, आपको एटीट्यूड दिखता है ऑथर का कि डेमोक्रेसी के बारे में जो ऑथर का टोन है वो पॉजिटिव है। फाइन, अब जो अजम्पशन हम राइट कर सकते कि डेमोक्रेसी इज गुड फॉर पीपल, ये एज्यूम किया है ऑथर ने बैक ऑफ द माइंड में, हम टोन से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसमें क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है? डेमोक्रेसी इज वे टू लिव मॉडर्न एरा, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और वीक क्या हो सकता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट गुड, ये वीक आर्गुमेंट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है? डेमोक्रेसी इज वे टू लिव मॉडर्न एरा, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। फाइन, analogous argument, this is a rare question type. In this one, you are required to choose option that is similar or conform to reasoning along with same line as the argument mentioned in the passage. इसकी analogous argument की solving technique क्या होनी चाहिए? Key to answering question is an understanding the base argument, then elimination of the answer based on it. आपको base argument समझ के लेना है और उसके हिसाब से eliminate करना है options को। Which of the following illustration best represent the argument mentioned in the passage? If we take example of democracy, उसका best represent argument क्या है कि democracy is not illiterate people, it only for elite ones. अब ये देखो कि हमने अगर पिछला पैसेज लिया तो best represent क्या करता है argument पैसेज के हिसाब से? अगर ये options दिए, the democracy is not illiterate people, it is only elite one. Monopolistic government has a clear and responsible policy toward the welfare of masses. Freedom and justice, independence not equal in the democracy. And democracy provide gateway for people preserve, express their will through the voting power. अब देखो कि democracy is not illiterate people, it is only elite one. ये तो बारे में बोला ही नहीं है पैसेज में। डेमोक्रेसी के पैसेज अगर आपने जो देखा, इसके elite और कुछ बोला नहीं है इसके बारे में। फाइन, तो ये रॉन्ग हो जाता है आंसर। मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एंड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि उसका टोन जो है ऑटोक्रेटिक और मोनोपोलिस्टिक जो गवर्नमेंट है उसका निगेटिव है,
तो क्लियर एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी ये हो ही नहीं सकता, उसके टोन के हिसाब से हम इलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। फ्रीडम, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस नॉट इक्वल इन डेमोक्रेसी, क्योंकि उसका टोन ऑलरेडी हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के लिए पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर एलिमिनेट हो जाता है। फाइन, द डेमोक्रेसी प्रोवाइड द गेटवे फॉर द पीपल प्रिजर्व एंड एक्सप्रेस देयर विल थ्रू द वोटिंग पावर, यस इट इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट द पैसेज, ये हमको बेस्ट डिस्क्राइब करके देता है पैसेज को। फाइन, अब जो हमारा क्वेश्चन टाइप है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में सिंगल सेंटेंस दैट एक्सप्लेन इट्स पर्पस कैन बी टर्म एज अ इसेंस ऑफ द पैसेज, मतलब हमारा इसेंस ऑफ द पैसेज क्या है, जो सिंगल सेंटेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो पूरे पैसेज को ये सिंगल सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्रक्स और इसेंस होगा पैसेज का। समरी क्या है, द ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज, इट कंटेन ऑल की आइडियाज मेंशन इन द पैसेज एंड देयर लिंक्स, मतलब समरी क्या होती है कि ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल की आइडियाज का। टाइटल जो होगा वो डिफाइंड एंड डिस्क्रिप्टिव हेडिंग ऑफ द पैसेज, मतलब एक डिफाइंड तरीके से डिस्क्रिप्टिव हेडिंग होगी पैसेज। फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम जानेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस कैसे होता है। फाइन, मतलब स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस हम देखेंगे। फाइन, हमने अभी तक क्वेश्चन कैटेगरी देखी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल को कैसे सॉल्व करना है देखा। फाइन, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम अप्लाई करेंगे ईच क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, अब देखो कि फर्स्ट हमारा एलिमिनेशन जो टेक्निक है दैट इज वर्बोसिटी और टॉकेटिवनेस हम उसको बोलते हैं। फाइन, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, द सर्टेन ऑप्शन विल अननेसेसरीली elaborate upon the actual idea and few redundant idea to give appearance of the complete answer। जो फर्स्ट हमारे एलिमिनेशन टेक्निक है वो वर्बोसिटी और टॉकेटिवनेस है, मतलब ऑथर ने एक पैसेज दिया है, अब ऑप्शन में वो ज्यादा बात कर रहा है, मतलब ऑप्शन बहुत ज्यादा लगा के बात कर रहा है, मतलब उसने एक्चुअल आइडिया में ऐसा बोला नहीं था, तभी भी ज्यादा रिडंडेंट आइडिया बोल रहा है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सपोज हमने एक ऑप्शन देखा कि सपोज हमारे ऑप्शन देखा, हमारा प्रीवियस जॉब, हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, डेमोक्रेसी मेनी पिलर्स ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, नेचर ऑफ रूल वगैरह वगैरह बोला, तो अगर आपको वर्बोसिटी और टॉकेटिवनेस में क्या बोलेगा, डेमोक्रेसी इज गुड फॉर कंट्री ऑफ इंडिया, ऐसा अगर बोला, अगर इसमें बोला है क्या पैसेज में कि डेमोक्रेसी गुड फॉर इंडिया, ऐसा कुछ बोला है क्या उन्होंने पैसेज में? नहीं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ तो भी बात की है, एक्स्ट्रा कुछ तो भी बोला है ऑप्शंस में, एट दैट टाइम दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ओके, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ तो बोला है जो पैसेज में नहीं बोला। इंडिया का नाम पैसेज में कहाँ पे भी नहीं लिया है उन्होंने डेमोक्रेसी के, तो डेमोक्रेसी के पैसेज में नाम ले लिया है, तो आप ऑप्शन में दे रहे हो कि डेमोक्रेसी इज गुड फॉर इंडिया, तो वो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। फाइन, इसको बोलते हैं वर्बोसिटी और टॉकेटिवनेस। Certain option will unnecessarily elaborate upon the actual idea, few redundant idea to give appearance to complete answer. Verbose option recognized by their extra length, direct indicator of their type of trap are also to be avoided and eliminated. The correct option is always one that gives the complete picture in the most precise manner. मतलब complete picture देता है एक precise manner में correct option. Fine. अब हमारा second जो ट्रिक है एलिमिनेशन की, दैट इज अ वेगनेस और एम्बिग्यूटी। ओके, नेवर सेलेक्ट ऑप्शन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इज अनक्लियर और नॉट पर्टेनिंग टू क्वेश्चंस। ओके, मतलब जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर दे रहा है। ओके, अब देखो कि हमने जो डेमोक्रेसी का एग्जांपल दिया उसमें मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट को उसने क्रिटिसाइज किया। अब देखो कि सपोज ऑप्शन में monopolistic government is a bad one but not for all। okay, अब ऐसे दिया है कि ये bad है, it's not good, I mean, monopolistic government is not good for society but not for all। ये सेंस अगर आपको स्टेटमेंट दिया तो कितना कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या बात कर रहा है, गुड है या बैड है, मतलब एग्जैक्ट आपको समझ में ही नहीं आ रहा। नेवर सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग इम्प्लीकेशन अनक्लियर, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, अनक्लियर है, मतलब वेगनेस और एम्बिग्यूटी है स्टेटमेंट में, एट दैट टाइम एलिमिनेट दैट ऑप्शन। ओके, आपको पता चल गया है कि उसका टोन जो है मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन, अनक्लियर है इम्प्लीकेशन उसका। फाइन, मतलब सेकेंड ट्रिक हमारी क्या होनी चाहिए, वेगनेस एंड एम्बिग्यूटी आपको देखना है स्टेटमेंट में, वे वेग नहीं है, एम्बिग्यूस नहीं है। फाइन, तीसरा जो हमारा मेथड है दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन और रिफ्यूटेशन।
मतलब these options are easiest to eliminate because they tend to contradict the passage either explicitly or implicitly. अगर पैसेज में बोला है डेमोक्रेसी इज गुड फॉर मॉडर्न एरा और ऑप्शन में बोला है डेमोक्रेसी इज अ कर्स फॉर द मॉडर्न एरा, ऐसा बोला है, तो ये स्टेटमेंट अबाउ पैसेज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ओके, रिफ्यूट कर रहा है, फाइन, तो ये ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है, फाइन, आपको पता चल गया। अब फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है दैट इज इररिलेवेंस और अनइम्पोर्टेंस। The option that are not related to question are usually used to fill the void. मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन को रिलेट भी नहीं कर रहा है, ओके अगर आपको डायरेक्ट पूछा है सपोज कि व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, और ये ऐसा वेक बता रहा है कि यूएस फ्रांस दिस इज फॉलोइंग द डेमोक्रेसी, ये व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट बोला है उन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि यूएस इन इंडिया यूएसए फॉलोइंग डेमोक्रेसी, मतलब ये कितना इररिलेवेंट है ऑप्शन, फाइन, मतलब क्वेश्चन एक पूछ रहा है ऑप्शन में एक दिया है, तो ऑप्शन दैट आर नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन आर यूजुअली यूज्ड टू फिल द गैप ऑफ वाइड, तो ये आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने, ओके फाइन। हमने कौन सी टेक्निक देखे फ्रेंड्स, फर्स्ट दैट इज वर्बोसिटी और टॉकेटिवनेस, मतलब एक्स्ट्रा बात कर रहा है, पैसेज में दिया भी नहीं है तो एक्स्ट्रा बात कर रहा है। सेकंड जो हमारी एलिमिनेशन टेक्निक है दैट इज वेगनेस और एम्बिग्यूटी, मतलब उसका आइडिया क्लियर नहीं है आपको, मतलब पैसेज का आइडिया क्लियर है लेकिन उस स्टेटमेंट का आइडिया क्लियर नहीं है, फाइन, तो उसको एलिमिनेट करना है। सेकंड हमारी टेक्निक है जो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है वो स्टेटमेंट, अगर पैसेज से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है। एंड फोर्थ हमारी टेक्निक है दैट इज इररिलेवेंस और अनइम्पोर्टेंट, अगर वो ऑप्शन क्वेश्चन से ही रिलेट नहीं कर रहा है तो वो अनइम्पोर्टेंट और इररिलेवेंट ऑप्शन हो जाता है, फाइन फ्रेंड्स, ओके, thank you friends, thank you for watching. I mean, next lecture we'll see the previous year question paper of UPSC. Fine. Thank you so much for watching.